नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हैं और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम, जैसे कि पिछले वीडियोज़ में हमने हमारे हिंदी साहित्य इतिहास का रिवीजन किया है, वैसे ही आज हम भारतेंदु काल के जो प्रमुख तथ्य हैं या जो प्रमुख लेखक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में जो गद्य का आविर्भाव हुआ था, जो गद्य की शुरुआत हुई थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु काल को। जैसे कि भारतेंदु काल का समय ज़्यादातर 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है, या फिर कुछ लोग 1868 से भी मानते हैं। और जिसके प्रवर्तक, जिसमें मुख्य लेखक जो थे भारतेंदु जी थे, उनके नाम पर ही इस काल का नाम भारतेंदु युग पड़ा है। और ये भी आप जानते हैं कि हिंदी में जो गद्य का विकास है वो आधुनिक काल में आकर हुआ है। और आधुनिक काल में भी ज़्यादातर जो गद्य की विधाएं हैं, जैसे नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, इन सब का जो शुरुआत है, इन सब का जो आविर्भाव है वो भारतेंदु युग में ही हुआ है। कहानी का हम देखते हैं कि कहानी की शुरुआत आगे चलकर द्विवेदी युग में हमें देखने को मिलती है। लेकिन नाटक, निबंध, उपन्यास आदि कई जो हिंदी साहित्य इतिहास में गद्य विधाओं में बड़ी विधाएं हैं, इनकी शुरुआत भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों भारतेंदु युग को। इसके प्रमुख तो हैं भारतेंदु, इसके अलावा इनके और 8 जो हैं वो 8 लेखक भारतेंदु के साथ हम और पढ़ते हैं भारतेंदु मंडल में। और भारतेंदु युग की विशेषताएं देखेंगे। और भारतेंदु युग में एक साथियों भारतेंदु काल के जो लेखक हैं ये साथ साथ में संपादक भी थे, यानी इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। जैसे कि खुद भारतेंदु जी ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो आपको इनकी रचनाओं, जैसे भारतेंदु जी की, तो आपको रचनाएं याद रखनी हैं। इनकी 2 तो खड़ी बोली की रचनाएं हैं, दशरथ का विलाप, फूलों का गुच्छा, काव्य रचनाएं हैं इनकी, वो याद रखनी हैं। और इनके जो नाटक हैं 17 नाटक माने जाते हैं इनके, जिनमें 9 तो मौलिक हैं यानी इन्होंने खुद ने लिखे हैं, और 8 अनुदित नाटक माने जाते हैं। वो नाटक आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा बाकी के जो लेखक बचते हैं उनकी 1-1, 2-2 रचनाएं इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर तो जो पत्रिकाएं हैं उससे प्रश्न आता है, क्योंकि भारतेंदु काल में ज़्यादा पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ था। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य के अग्रदूत माने जाते हैं और गद्य विधा के जन्मदाता भी माने जाते हैं भारतेंदु जी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो हैं, इन्होंने इस काल को आदर्शवादी गीति मुक्तक काव्य परंपरा कहा था। और वैसे इसका दूसरा नाम, भारतेंदु काल का दूसरा नाम पुनर्जागरण काल भी है। आपको पता है पुनर्जागरण काल और भारतेंदु दोनों नाम इस काल को दिए जाते हैं। इसके बाद हम भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। जैसे कि इसमें भारतेंदु युग में पद्य में ब्रज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया था। एक तो इसमें यह याद रखना है हमको कि 2 भाषाओं का प्रयोग होता था। पद्य लिखने के लिए तो ब्रज भाषा का ही प्रयोग होता था, जो पहले से चला आ रहा था रीतिकाल के समय से वही। और गद्य में हमारी खड़ी बोली हिंदी जो उसका लेखन शुरुआत हो चुकी थी, गद्य के लिए खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया जाता था। राष्ट्रीय चेतना की भावना थी, क्योंकि इस समय 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के मुखर स्वर जो है प्रकट होने लगे थे। तो इसमें राष्ट्रीय चेतना की भावना थी, यानी लोग इस काल के लेखकों में हमें राजभक्ति और देशभक्ति दोनों एक साथ देखने को मिलेंगी। तो राष्ट्रीय चेतना की भावना थी। रीतिकाल की तुलना में विषय चयन में व्यापकता विविधता थी। जैसे कि रीतिकाल में तो ज़्यादातर रचनाएं नारी सौंदर्य के आसपास ही लिखी गई, उसके मुकाबले इसमें अलग अलग विषयों पर व्यापक एवं विविध रूप से लिखा गया। शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। मातृभूमि व स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया। रचनाओं के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर जमकर प्रहार करने की प्रवृत्ति थी। इतिवृत्तात्मकता की शुरुआत हो चुकी थी भारतेंदु काल में। इसका विकास तो द्विवेदी युग में हुआ था इतिवृत्तात्मकता का, लेकिन शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। प्रकृति चित्रण की प्रधानता थी। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग था। अलंकारिकता व श्रृंगारिकता मुक्त साहित्य था। अनुवाद प्रक्रिया का विस्तार हो चुका था, क्योंकि बहुत सारे नाटकों का हम संस्कृत से या बांग्ला भाषा से इस काल में अनुवाद देखते हैं। समस्या पूर्ति की प्रधानता थी। एक हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति थी। और राजभक्ति व राष्ट्रभक्ति का सुंदर समन्वय देखने को हमें मिलता है, क्योंकि भारतेंदु जी ने खुद ने ऐसी बहुत सारी रचनाएं लिखी जिसमें वो अंग्रेजों की हमें प्रशंसा करते हुए भी नजर आते हैं, और दूसरी तरफ वो देशभक्ति लोगों को जगाने का काम भी करते हैं। तो इस दोनों चीज़ों की जो समन्वय है, राजभक्ति व राष्ट्रभक्ति का, ये भारतेंदु काल में देखने को मिलता है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी साहित्य के किस काल में राजभक्ति और देशभक्ति का समन्वय देखने को मिलता है।
फिर भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों की बात करें तो भारतेंदु मंडल में 8 लेखक माने जाते हैं। जो सबसे उम्र में मैं क्रम से बात कर रही हूँ, उनकी जन्म वर्ष जो है उसके हिसाब से, तो सबसे पहले थे बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 1844 में हुआ था। उसके बाद दूसरे नंबर पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनका जन्म 1850 में हुआ था। फिर मैं आपको इनके नाम बता रही हूँ क्योंकि इनका जन्म वर्ष कभी नहीं पूछा गया आज तक। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा शरण गोस्वामी और राधा कृष्ण दास, ये 8 लेखक ही आपको भारतेंदु युग में पढ़ने होते हैं प्रमुख। उसके बाद भारतेंदु जी का जन्म जैसे 1850 में हुआ था और 1885 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, यानी कि 35 वर्ष की ही इनकी कुल आयु थी और उसी में इन्होंने बहुत अथाह साहित्य रचा था। जैसे कि भारतेंदु जो है इनकी उपाधि है, इनका नाम तो हरिश्चंद्र था, लेकिन भारतेंदु इनको उपाधि दी गई थी 1880 ईस्वी में इनके साथ जो पत्रकार थे, साहित्यकार थे, उनके द्वारा। भारतेंदु पेशे से पत्रकार भी थे और इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। जैसे कवि वचन सुधा पत्रिका है, इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से शुरू हुआ था। पहले ये मासिक थी, फिर पाक्षिक हुई और फिर साप्ताहिक छपने लग गई थी। उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन है, 1873 ईस्वी से काशी से ये छपती थी, मासिक पत्रिका थी। इस पत्रिका को शुरुआती 8 अंकों में तो इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था, लेकिन बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। उसके बाद तीसरी जो है इनकी बाला बोधिनी पत्रिका है, जो महिला विमर्श की पहली पत्रिका भी मानी जाती है। 1874 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुई थी, ये भी मासिक पत्रिका थी। तो 3 पत्रिकाएं हो गई, हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी। इसके अलावा भारतेंदु ने अपनी कालचक्र रचना में कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली, ये लाइन भी कई बार पूछ ली जाती है। भारतेंदु को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है और भारतेंदु जी ने 2 जो संस्था थी उनकी भी स्थापना की थी। एक तो तत्कालीन जो लेखक थे उस समय की उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की थी और एक 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा भारतेंदु ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। भारतेंदु रसाउप नाम से लेखन कार्य किया करते थे। एक इनकी प्रसिद्ध पंक्ति आती है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा के मिटे नहीं ये को सूल। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति आती है जो कई बार पूछी जाती है, अपनी भाषा से संबंधित है। फिर भारतेंदु जी के प्रमुख नाटक माने जाते हैं 17, जिनमें से 9 मौलिक नाटक और 8 इनके अनुदित नाटक हैं। अब 9 मौलिक नाटक हैं कि वो हैं वेदी की हिंसा, हिंसा न बहुती, जो सबसे पहले 1873 में प्रकाशित हुआ था। फिर सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम जोगिनी, श्री चंद्रावली नाटिका, विश्व विस्मोसदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। सती प्रताप इनका अधूरा नाटक माना जाता है, जो इनके फुफेरे, कोई फुफेरा बता देता है, कोई मौसेरा भाई बता देता है, उनके द्वारा राधा कृष्ण दास जो है उनके द्वारा पूरा किया गया था। तो सती प्रताप जिस प्रकार से मंगलसूत्र उपन्यास हम प्रेमचंद्र जी का अधूरा पढ़ते हैं, वैसे ही भारतेंदु जी का सती प्रताप नाटक अधूरा माना जाता है। इसके बाद भारतेंदु जी के अनुदित जो नाटक हैं वो हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विखंडन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु। आपको इनमें से एक की ट्रिक बनानी है, चाहे आप मौलिक की बनाओ चाहे अनुदित की बनाओ। वैसे आप बार बार पढ़ोगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे, फिर आप मौलिक की बना लो, जो बचेंगे वो अनुदित हो जाएंगे। एक आपको इनकी तीनों पत्रिकाओं को याद रखना है बहुत अच्छे से, और इनकी जो 1-2 पंक्ति हैं प्रमुख, इनको आपको याद रखना है। एक तो इनके उपन्यास भी हैं, अमीर है, राम लीला, शीलावती, नहीं पूछे जाते कभी। निबंध हैं इनके, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, एक प्रकार से आत्मकथा मानी जाती है भारतेंदु जी की। फिर इनके काव्य हैं बहुत सारे, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी। बस आपको ये 2 याद रखने हैं, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा। ये इनकी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था इन 2 रचनाओं में, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। इनकी प्रमुख पंक्तियाँ आती हैं तो जैसे तरणी तनुजा तट पर तरुवर बहु छाए, इसके झुके फूलों सो जल प्रसन्न हित मनो सुहाए। ये चंद्रावली का है, यमुना नदी का वर्णन किया गया। ये कई बार अलंकार के लिए भी दे दी जाती है आपको उदाहरण के रूप में। उसके बाद दूसरे हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनकी रचनाएं तो हैं चंद्रसेन रहस्य कथा, 100 अजान, 1 सुजान और नूतन ब्रह्मचारी। ये 2 उपन्यास आपको इनके याद रखने हैं बालकृष्ण भट्ट जी की। इनकी एक पत्रिका छपती थी हिंदी प्रदीप, ये आपको याद रखनी है बालकृष्ण भट्ट जी की। आवर्ती इसकी मासिक पत्रिका थी, ये भी 1873 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। और इसकी पत्रिका तो थी, इसके मुख पृष्ठ का एक वाक्य था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट अवे आनंद भरे। ये पंक्ति इसके मुख पृष्ठ पर छपती थी हिंदी प्रदीप की। इसके बाद बालकृष्ण जी की एक पंक्ति आप देखते हैं, ऐसी सी पंक्ति एक द्विवेदी जी की भी आती है। बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, एकाध ही पंक्तियां हैं। एक आचार्य शुक्ल ने निबंध लेखन के कारण बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सटील कहा है।
फिर हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन, जो उर्दू भाषा में अब्बर उपनाम से लिखते थे। इनकी दो पत्रिकाएं आती हैं, आनंद कादिम्बिनी जो 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, मासिक थी, और नागरी नीरद 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो साप्ताहिक थी। ये पत्रिकाएं आपको बद्रीनारायण चौधरी की याद रखनी है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि प्रेम घन व बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी में सर्वप्रथम समालोचना विधा की शुरुआत की गई थी। जो आलोचनात्मक विधाएं लिखी जाती हैं उनकी शुरुआत अगर शुक्ल जी के अनुसार पूछ ली जाए तो प्रेम घन व बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हुई थी भारतेंदु काल में। फिर बद्रीनारायण चौधरी जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे जीवन जनपद, आर्थिक अरसादरस, आनंद अरुणोदय। फिर इनके नाटक हैं भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, वीरांगना, रहस्य, महानाटक। ये इनके नाटक हैं कुछ। प्रेमघन को प्रकृति का कुशल चितेरा माना जाता है। इनकी पंक्तियां हैं प्रेमघन जी की, अचरज होत है तुमरे सम गोरे बाजत हैं कारे, तुमरे कारे शब्द हूँ पर है वारे। ये इन्होंने एक बार अंग्रेजों से खिन्न होकर उनसे चिढ़ कर ये पंक्तियाँ बोली थी। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र आते हैं। इनको भारतेंदु युग का क्रांतिकारी कवि माना जाता है और इनको भारतेंदु युग का दूसरा भारतेंदु भी कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र को। ये फिर भारतेंदु के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक हैं। इन्होंने एक ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था 1883 ईस्वी में कानपुर से। ये पत्रिकाएं आपको खासतौर से याद रखनी है। इन्होंने एक बार यजमानों के द्वारा चंदा ना दिए जाने पर, क्योंकि पत्रिका को छापने के लिए पैसे चाहिए होते थे और पैसे इनको इनके जजमान देते थे, तो एक बार चंदा न मिलने पर इन्होंने एक पंक्ति लिखी थी, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। ये पत्रिका भी आपको याद रखनी है। इसके बाद इनका एक नारा था प्रताप नारायण मिश्र का, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। ये नारा भी आपको याद रखना है। एक इनकी हरगंग कविता थी प्रताप नारायण मिश्र की, जो प्रसिद्ध कविता थी। फिर हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, जिनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा शोपन, देवयानी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य में संस्कृत के वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति जैसे कवियों की तरह प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण करने वाले एकमात्र कवि ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। ये आचार्य शुक्ल ने कहा था, क्योंकि अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि भारतेंदु युग में प्रकृति का कुशल बहुत अच्छे प्रकार से चित्रण करने वाले लेखक कौन से हैं, तो आपको ठाकुर जगमोहन सिंह इसका उत्तर करना है। उसके बाद अंबिका दत्त व्यास हैं, जिनकी रचनाएं, एक तो प्रसिद्ध रचना है इनकी हो ओरी, और एक पावस पचासा, सु कवि सतसई। ये इनकी कुछ बिहारी विहार, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और अंबिका दत्त व्यास जी ने कुंडलियाँ छंद पे भाव विस्तार किया था। बिहारी विहार जो रचना है, इसमें इन्होंने बिहारी सतसई के जो दोहे हैं उनका कुंडलियाँ छंद में अनुवाद किया था। अंबिका दत्त व्यास की प्रसिद्ध पत्रिका है जो काशी से प्रकाशित होती थी, पीयूष प्रवाह मासिक पत्रिका है। और कविता वर्धिनी सभा जो है वो भारतेंदु के द्वारा जो शुरुआत की गई थी, उस सभा द्वारा अंबिका दत्त व्यास को 12 वर्ष की उम्र में ही सुकवि की उपाधि दी गई थी। फिर है राधा कृष्ण दास, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भारत 12 मासा, मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि। और इनके नाटक हैं 2-3 प्रसिद्ध आपको याद रखने हैं, निस्साय, इंदु, महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती और दुखिनी बाला। ये इनके 4 प्रमुख नाटक हैं राधा कृष्ण दास के। राधा कृष्ण दास को भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौसेरा या फुफेरा भाई माना जाता है। जैसे कि हमने गद्य के आविर्भाव के जो पिछला वीडियो देखा था, उसमें हमने राधा कृष्ण दास को पढ़ा था कि नागरी प्रचारण सभा जो थी उसके प्रथम अध्यक्ष भी थे राधा कृष्ण दास। फिर है राधा चरण गोस्वामी, जैसे नाम है आपको याद रखने हैं। राधा चरण गोस्वामी जी की प्रसिद्ध रचना है नव भक्तमाल। एक इनकी सती चंद्रावली इनका नाटक है, अमर सिंह राठौड़ इनका नाटक है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है तन मन धन गोसाई को अर्पण, और एक बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखे तमाशे। ये इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने 1883 ईस्वी में वृंदावन से भारतेंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। आपको याद रखना है, जैसे कि भारतेंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो ये राधा कृष्ण दास ने ना करके राधा चरण गोस्वामी ने किया था वृंदावन से। फिर 3 रचनाएं हैं, एक जैसी सी जो मैंने नोट्स में लिख रखी हैं, भक्तमाल जो नाभादास जी की है 1585 ईस्वी में जो लिखी गई थी। उसके बाद उत्तरार्ध भक्तमाल जो रचना है वो भारतेंदु जी की है, और नव भक्तमाल रचना जो राधा चरण गोस्वामी जी की है। 3 एक जैसी रचनाएं थी, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख रखा है। भक्तमाल नाभादास की, उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु की, और नव भक्तमाल राधा चरण गोस्वामी की। तो आगे आ गया द्विवेदी युग। साथियों, अगली वीडियो में हम द्विवेदी युग का दौरान करेंगे, रिविज़न करेंगे, और उम्मीद करती हूँ आपको इन वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत लाभ ज़रूर होगा।
आप काम करते हुए सुने इन वीडियोज़ को, आपका एक बार अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।